नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी चैप्टर। हिंदी में कहा जाता है सूत्रधारी कंपनियों का समेकित यानी कि एकीकृत चिट्ठा। सबसे पहले चैप्टर का नाम अच्छे से लिख देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद विस्तृत चर्चा होगी इस पूरे टॉपिक पर। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। हिंदी में लिख लीजिए, सूत्रधारी कंपनियों का एकीकृत इसे समेकित चिट्ठा। हमारी बात को ध्यान देंगे आप। यदि आपको पूरी क्लास एक के क्वेश्चन पर बेहतर ढंग से पढ़ना है तो पूरी वीडियो आपको, पूरी क्लास आपको लाइन से बिना आगे पीछे किए पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक एक थ्योरिकल क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? शॉर्ट में कहते हैं होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? अपनी कॉपी में ऐसे समझिए। आपके पास बुक होगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाना मेरी गारंटी है। होल्डिंग कंपनी हिंदी में सूत्रधारी कंपनी क्या है? क्या है होल्डिंग कंपनी? क्या है? ठीक है, इसके बारे में आप समझिए। होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी अन्य कंपनी के 50% से अधिक हिस्से पर अधिकार प्राप्त कर ले, उसे बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। आपको ध्यान देना है एक बार फिर से। जैसे मान लीजिए यक्स नाम की कोई कंपनी है, यक्स लिमिटेड। दूसरा वाई नाम की कोई कंपनी है, वाई लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, दो कंपनियां अलग अलग चल रही हैं। दो कंपनियों का अपना अलग दायरा है, अलग अलग हिसाब किताब से अपना चल रही हैं, और दोनों एक ही प्रकार के बिजनेस वाली हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब यक्स कंपनी क्या करे, वाई कंपनी के 50% से अधिक, मान लीजिए 51% शेयर मतलब हिस्से पर अपना अधिकार प्राप्त कर ले, यानी कि खरीद ले। यक्स कंपनी जब वाई कंपनी के 51% तक के से अधिक, यानी कि 50% से अधिक शेयर को खरीद ले, हिस्से को खरीद ले, परचेज कर ले, तो अधिकार प्राप्त कर ले, तो परचेज करने वाली कंपनी को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। इसे बोला जाएगा सूत्रधारी कंपनी।
ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, गारंटी है पेपर में एक क्वेश्चन आता है, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है। जब आप अच्छे से थ्योरी पढ़े रहेंगे ना, तभी न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा। चलते हैं फिर से। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सूत्रधारी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वह कंपनी जो किसी अदर कंपनी के 50% से अधिक, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 55 हो सकता है, 58, 70, 80, 90, 95 हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 50% से अधिक हिस्से को प्राप्त कर ले, प्राप्त करने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी बोला जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया एक्स, हम कंपनी चला रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, हम आपकी कंपनी में, हम कंपनी चला रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आपके कंपनी में हम 50% तक हिस्सेदारी पर कब्जा जमा लें, तो उसे क्या बोला जाएगा, होल्डिंग कंपनी। हम हो जाएंगे, आप हो जाएंगे सब्सिडरी कंपनी। अब समझ लीजिए आप, अब जिस कंपनी, जो कंपनी, होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को खरीद लेती है या कंपनी के शेयर को खरीद लेती है, उसे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है सहायक कंपनी। पेपर में पूछा जाता है सहायक कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है। एक बार फिर से, चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनियों का एकीकृत या समेकित चिट्ठा। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी अदर कंपनी से के 50% से अधिक हिस्से पर अपना कब्जा जमा ले, अपना स्थान स्थापित कर ले, उसे बोला खरीदने वाला, स्थापित करने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। जिस कंपनी का लिया जाएगा उसे सब्सिडरी कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसे सहायक कंपनी के नाम से जाना जाता है। इतना आपको तैयार होना चाहिए। अब ये मत समझिए कि दोनों ये वाली कंपनी खरीद ली तो बंद हो गई, दोनों कंपनी चलती रहती है। दोनों कंपनी क्या रहती है, चलती रहती है। हमारे पास बुक्स है, बुक्स में जो बोला गया है, कहा गया है, किसी कंपनी को एक या एक से अधिक कंपनी सूत्रधारी तभी माना जाता है जब सहायक कंपनियां हों। दुनियादारी लिखी गई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। जो मैंने बता दिया वही सटीक है। आपके किताब में लिखना होगा तो किताब से जो मन कहे वही लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम सब्सिडरी कंपनी पर चर्चा करते हैं। होल्डिंग कंपनी पर जा चर्चा कर लिया। आपको हेडिंग डाल लेना है मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सहायक कंपनी से आशय, कंपनी से आशय पेपर में आता है। जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी लिख पाएंगे। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए, कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी। ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंपनी का, हिंदी में भी लिख देते हैं, संचालक मंडल के गठन पर, संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण। हमारी बातों को समझिए, हमारे व्यवहार को समझिए, हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक को समझिए। अब आप समझ लीजिए,
किसी कंपनी के एक्स ने वाई कंपनी के 50% से अधिक 50% से अधिक एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के 50% से अधिक क्या खरीद लिए? शेयर, मतलब हिस्सा। सब कुछ 50% से अधिक खरीद लिया गया तो सारा निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा? एक्स कंपनी के पास होगा, होल्डिंग कंपनी के पास होगा। तो आप समझिए सहायक कंपनी का मतलब क्या होता है। सहायक कंपनी का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है उसके हाथ में कुछ नहीं है निर्णय लेना। अब कौन निर्णय लेगा? संचालक मंडल। कौन सा संचालक मंडल? होल्डिंग कंपनी निर्णय लेगा। आगे आपको बता रहे हैं, आगे कहा गया है कंट्रोल मोर देन 1/2 of total share। कंट्रोल मोर देन 1/2 of the total share। कहा गया है आधे से अधिक मताधिकार पर नियंत्रण। आधे से अधिक मताधिकार पर नियंत्रण, हिंदी में समझिए भाई। सब्सिडरी कंपनी वह कंपनी होती है जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोलिंग होल्डिंग कंपनी के हाथ में चली गई हो। आधे से अधिक मताधिकार पर नियंत्रण किसका हो गया हो? सूत्रधारी कंपनी का हो गया हो। सब्सिडरी कंपनी क्या बचा? सब्सिडरी कंपनी तो अब सूत्रधारी कंपनी के भरोसे बचेगा, होल्डिंग कंपनी के भरोसे बचेगा, चलेगा। इसे कहा जाता है क्या? सब्सिडरी कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंपनियां चलती रहती हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके कुछ अपने फ़ायदे हैं, अपने घाटे भी हैं। तो फ़ायदा बता रहे हैं, फिर नुकसान बता रहे हैं, उसके बाद सब जो नियम कानून होगा पूरा नियम कानून बताएंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे। आपको ध्यान देना है, कुछ हमारे सामने पॉइंट्स हैं उनको हम बता देते हैं। जैसे एडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। हेडिंग लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे तो ना लिखेंगे। एडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, मतलब कि होल्डिंग कंपनी का मतलब सूत्रधारी कंपनी के लाभ। हिंदी में सूत्रधारी कंपनी के लाभ। सूत्रधारी कंपनी के लाभ में पहला लिखना है आपको एंड ऑफ कंपटीशन। इंग्लिश में हिंदी में दोनों बता रहे हैं। एंड ऑफ कंपटीशन, हिंदी में प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। ध्यान दीजिएगा, देखो भाई दोनों कंपनी मैंने शुरू बताया एक ही प्रकार की होती है, क्या सामान बना रही हैं। इससे क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कंपटीशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कंपटीशन समाप्त हो जाएगा तो आपस में क्या करेंगी? सहयोग करेंगी। कंपटीशन एंड हो जाता, आपस में सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं। सेकंड आपको लिखना है सेपरेट एंटिटी। पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व में आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इनमें जैसे कोई कंपनी खरीद लेती है तो ऐसा नहीं है कि सब समाप्त हो गया अस्तित्व। दोनों का अपना अलग अस्तित्व है, दोनों चलती रहती हैं। दोनों का अपना नाम,
गुडविल, ट्रेडमार्क सब एक ही होगा, अपना अपना होगा, मतलब अलग अलग होगा, वो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं। मैंने बताया यक्स कंपनी है, यक्स चलती रहेगी, वाई कंपनी है, वाई चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ट्रेडमार्क अलग रहेगा, गुडविल अलग रहेगी, सब क्या रहेगा, अलग रहेगी। ठीक है, उसके बाद सब कुछ अलग रहेगा अपना। आगे लिखना है अकाउंट, सेपरेट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों का अलग अलग अकाउंट जो बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, अलग अलग तैयार किए जाएंगे। सेपरेट मतलब होता है अलग ना, अलग अलग तैयार किया जाएगा अकाउंट, अलग अलग। ठीक है, उसके बाद चौथा इकोनॉमी, मतलब हिंदी में कहते हैं मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब क्या होता है, मितव्ययिता का मतलब होता है जो व्यय होंगे, जो खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए मैनेजर का खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, वो जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। आप समझिए, जहाँ दो लोग अलग अलग दुकान चलाते हैं और जब आपस में सहयोग बढ़ता है तो खर्चा कम हो जाता है। उसके बाद डिक्रीज रिस्क, जोखिम में कमी। जोखिम क्या होती है, इससे क्या होता है, जोखिम जो रिस्क होता है शेयर का, क्या होता है, इसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। कंपनी कम शेयर इशू करके ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सकती है, या ज़्यादा शेयर इशू करके और ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सकती है। हम कह सकते हैं रिस्क में जो क्या होती है, कमी आ जाती है। जब दो लोग साथ चलेंगे तो रिस्क कम रहता है, वही इसी प्रकार कंपनी भी है। उसके बाद इंक्रीज वर्किंग पावर, कार्य क्षमता में वृद्धि। जो कार्य करने की क्षमता है, जो वर्क करने की क्षमता है, उनमें लगातार आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, डिक्रीज प्राइस, मूल्य में कमी। ध्यान दीजिएगा, जब दो बिजनेस एक साथ चलेगा तो विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टीजमेंट होगा उसका पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा। जब उसका पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा तो उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आएगा, ट्रांसपोर्ट पर एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा। उसके बाद वस्तु के मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कमी आ जाती है तो आप कम मूल्य पर वस्तुओं को सेल कर सकते हैं, गुड्स को सेल कर सकते हैं। इंक्रीज क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज क्रेडिट, साख में वृद्धि। भैया जब दो कंपनी साथ चलेगी तो दोनों कंपनी के पास क्रेडिट जो होगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, साख में भी वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर मैनेजमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, लोच में प्रबंध। ध्यान दीजिएगा, लोच का प्रबंध हो जाता है, मतलब इलास्टिसिटी आ जाती है, आपसी सहयोग की भावना होती है इसमें। मैनेजमेंट एक दूसरे में, देखो जैसे कहीं पर किसी वर्कर की कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, 10 नंबर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक चैप्टर है इनकम टैक्स में, हानियों की पूर्ति एवं उसे आगे ले जाना। ठीक है, इसे बोला जाता है हानियों
को आगे ले जाना। अगर बिजनेस में हानि होती है, लॉस होता है, तो उसको क्या करते हैं, आने वाले समय तक पूरा किया जा सकता है अदर बिजनेस से भी, अदर लॉस से, अदर इनकम से, जहां फ़ायदा होगा वहां से पूरा कर सकते हैं, जिससे टैक्स भी बच जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, फ़ायदे हैं। अब थोड़ा कुछ घाटे के बारे में बता देते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी, आपको आगे बताने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी। सूत्रधारी कंपनी की हानि, सूत्रधारी कंपनियों की हानियां। भाई जहां लाभ है वहां हानि है ना। इसमें कह रहे हैं एकाधिकार की स्थापना। समझिए, एकाधिकार मतलब कि एकाधिकार मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति को अधिकार हो जाता है। कोई संपत्ति, कोई कंपनी है, दो लोग बना रहे थे, कंपटीशन था, तो ग्राहक को फायदा मिलता था। कभी कभी एकाधिकार का भी की स्थापना हो जाती है, जिससे लोगों का शोषण होता है, लोगों का, ग्राहकों का शोषण होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है अति पूंजीकरण का भय। अति पूंजीकरण का भय, इसे बोला जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है क्या, जैसे दो कंपनियां हैं, अब दो कंपनियां तो पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगी, उस अनुपात में कमाई नहीं कर पाती। कभी कभी पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन उस रेशियो में कमाई नहीं कर पाती। इसे बोला गया है अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तीसरा नंबर आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सी मान लीजिए इसको। पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक पावर है उसका सेंटर एक जगह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर जो होता है, जब एक आदमी के पास सारा पैसा पहुंच जाएगा तो और लोग क्या करेंगे, जब एक कंपनी अपना स्थापना कर लेगी तो और लोग क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है धन का दुरुपयोग। पैसा जो आता है लोगों के पास, जब एक व्यक्ति के पास ज़्यादा आता है तो धन का दुरुपयोग हो जाता है, पैसे की बर्बादी हो जाती है, इसमें छल कपट, फ्रॉड वगैरह हो जाता है। उसके बाद कहा गया है कि जो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर है अल्पमत। अल्पमत का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी का 80% आपने खरीद लिया, 20% वाले बेचारे क्या करेंगे ना, इससे कस्टमर को लॉस हो जाता है, लेबर को लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के पहले भी आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर समझना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।